कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया। लास्ट टाइम हम पढ़े थे पावर के बारे में। यस और नो? व्हाट इज पावर? द रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, दैट इज कॉल्ड पावर। पावर का जनरल फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला हमेशा याद रखें, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, वो हमें देगा एवरेज पावर। तो लास्ट टाइम हमने कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे पावर के रिलेटेड। आज और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 6.15। कौन सा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं? 6.15। A pump on the ground floor of a building can pump up water to fill a tank of volume 30 meter cube in 15 minutes. वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम हम ले लेते हैं कैपिटल V, 30 मीटर क्यूब वॉल्यूम है। टाइम दिया हुआ है 15 मिनट में टैंक भर जाता है 15 मिनट। A pump on the ground floor of a building can pump up water to fill a tank of volume 30 meter cube in 15 minutes. 15 मिनट में टैंक भर जाएगा। If the tank is 40 meter above the ground, तो मान लो कि ये ग्राउंड है और यहाँ से कुछ हाइट पे रखा गया है टैंक को। ठीक है, ये है टैंक जिसमें पानी भरा जाएगा। ठीक, टैंक, ठीक है। इसकी जो हाइट है, ठीक है, वो हाइट कितनी है? 40 मीटर। तो पानी को इतना ऊपर लेके जाना होगा 40 मीटर। एंड द एफिशिएंसी ऑफ द पंप इज 30%। एफिशिएंसी को डिनोट किया जाता है ईटा से। एफिशिएंसी दैट इज 30%। तो एफिशिएंसी जो है वो 30% है। हाउ मच इलेक्ट्रिकल पावर इज कंज्यूम्ड बाय द पंप? चलो, तो इनपुट क्या होगा? इनपुट पावर दैट इज इलेक्ट्रिक पावर। पंप काम करेगा किसकी वजह से? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से। तो इनपुट हमें क्या देना है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिक पावर। और वही हमें निकालना है। हाउ मच इलेक्ट्रिकल पावर इज कंज्यूम्ड बाय द पंप? कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी होगी पर यूनिट टाइम। ठीक है, वो हमें फाइंड करना है। और पंप क्या करेगा? पानी को पुश करेगा, ठीक है, ऊपर जाने के लिए। तो पानी को ऊपर लेके जाना है, तो आउटपुट पावर जो होगा वो कौन सा पावर होगा? आउटपुट पावर होगा, वो होगा मैकेनिकल पावर। चलो, तो मान लो यहां से कुछ पाइप वगैरह लगी हुई हैं, ठीक है, और ये पाइप के थ्रू पानी को टैंक तक पहुंचाना है। क्या ठीक? ग्राउंड से ऊपर की तरफ। और इसका कनेक्शन जो किया जाएगा वो किसके साथ किया जाएगा? एक पंप के साथ। ठीक है, एक आप ले लो पंप। ठीक है, पंप का काम क्या होगा? वो इसे प्रेशर देगा जिसकी वजह से पानी कहाँ पे जाएगा? ऊपर। क्या ठीक? और ये टैंक भरता जाएगा। ये पानी को ऊपर की तरफ लेके जाना है, मतलब कुछ वर्क करना होगा। एंड दैट वर्क शुड बी डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे होगा, पानी को ऊपर लेके जाना है। दैट वर्क शुड बी डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो इनपुट जो है इलेक्ट्रिकल पावर है और आउटपुट जो है मैकेनिकल पावर है। और मैकेनिकल पावर हमें निकालना है। मैकेनिकल पावर क्या बनेगा? मैकेनिकल पावर का फॉर्मूला क्या है? वर्क अपॉन टाइम। सो मैकेनिकल पावर दैट इज नथिंग बट वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी अपॉन टाइम। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कितना होगा? नीचे mg, ध्यान से देखो, पानी, ये ले लो पानी की बूंद, इसे लेके जाना है ऊपर। कितना हाइट? ऊपर, h। और नीचे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? mg। यस सर। तो ऊपर की तरफ जो वर्क करवाना है वो क्या है? mgh। ये पानी के ऊपर जो वर्क करना है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, दैट इज mgh। दैट इज m, दैट इज मास ऑफ वाटर। ये हमने एक ड्रॉप कंसिडर किया है। ठीक है, इसे मैं m डैश ले लेता हूँ। मास ऑफ टोटल वाटर दैट इज
mgh अपॉन टाइम t। चलो मास हमारे पास नहीं है, पहले तो मास निकाल लेते हैं, कितना मास होगा वाटर का। तो मास ऑफ वाटर कैसे निकाल, मास ऑफ वाटर आई वांट m दैट इज नॉट अवेलेबल, क्या ठीक। सबसे पहले निकाल लेते हैं मास ऑफ वाटर। तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है डेंसिटी का, क्या होता है डेंसिटी, डेंसिटी दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम, ये सर। तो मास बन जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये सर, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। एंड डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज नोन टू यू, ये सर नो, आप जानते हो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या बनती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब, यस सर। और वॉल्यूम हमें दिया गया है कितना है, 30 मीटर क्यूब, पूरा टैंक भरना है 30 मीटर क्यूब। तो क्या बनेगा मास, m इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁴ kg, ये हो गया मास, मास ऑफ वाटर। तो मास ऑफ वाटर हमें मिल चुका है, तो मैकेनिकल पावर मिलेगा, मैकेनिकल पावर दैट इज m 3 इंटू 10⁴ इंटू g 9.8 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 40 मीटर, अपॉन टाइम, टाइम हमें किस में दिया है, मिनट में, चलेगा नहीं, किस में लाना होगा, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट क्या है, सेकंड। तो 15 इंटू 60 सेकेंड, जीरो ने जीरो को मार दिया, ठीक है, 3 2 जा 6, क्या ठीक, 9.2 2 जा 4, ठीक है, 9.8 इंटू 2, 9.8 इंटू 2 अपॉन 15 इंटू 10⁴, 9.8 इंटू 10⁴ अपॉन 15, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करोगे तो आंसर मिलेगा 13.06, क्या बनेगा 13 ये बनेगा 1.306, 13.06 ले लूँ तो 13.06 इंटू 10⁻3, क्या बन जाएगा 13.06 इंटू 10⁻3। यूनिट क्या बने पावर का, वाट, 13.06 इंटू 10⁻3 वाट, ये हो जाएगा मैकेनिकल पावर। आउटपुट इतना देना है, ठीक है, ये हो गया आउटपुट पावर, क्या ठीक। अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिकल पावर, जो है इनपुट पावर। हमेशा याद रखें एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब क्या, आउटपुट अपॉन इनपुट, एफिशिएंसी मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, एफिशिएंसी का फॉर्मूला बनेगा आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। आउटपुट पावर हमें मिल चुका है, क्या ठीक, और एफिशिएंसी हमें कितनी दी है 30%, 30% इज इक्वल टू आउटपुट पावर 13.06 इंटू 10⁻3 अपॉन इनपुट पावर, इनपुट पावर हमें निकालना है दैट इज इलेक्ट्रिकल पावर, राइट। तो यहाँ से देखें तो इलेक्ट्रिकल पावर को सब्जेक्ट बनाऊं तो क्या बनेगा इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर दैट इज इक्वल टू 13.06 इंटू 10⁻3 अपॉन 30%। परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करेंगे हम, वैल्यू में, किस में कन्वर्ट करेंगे, वैल्यू में। तो वैल्यू में कन्वर्ट करूँ तो ये क्या बन जाएगा 30/100 दैट इज 0.3। चलो 13.06 अपॉन 0.3 करो तो आप लोगों को आंसर मिलेगा इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू 43.6 इंटू 10⁻3 वाट। तो इनपुट कितना देना होगा 43.6 इंटू 10⁻3 वाट, आउटपुट कितना मिलेगा कम 13.06 इंटू 10⁻3 वाट, क्योंकि एफिशिएंसी कितनी है 30%, 100% नहीं है, मतलब होल इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, पूरी की पूरी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी नहीं, एफिशिएंसी बता रही है 30%। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जितनी दे रहे हैं उसकी 30% ही मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, क्या ठीक। तो इलेक्ट्रिकल पावर बनेगा 43.6 इंटू 10⁻3 वाट। क्या समझ में आया एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 6.15, एकदम परफेक्ट क्लियर है, लिखना है जल्दी से
लिख लो। आइए अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 6.21। बहुत ही मजेदार न्यूमेरिकल है। द ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल स्वीप आउट अ सर्कल ऑफ एरिया ए। क्या बोले हैं? द ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल स्वीप आउट अ सर्कल ऑफ एरिया ए। चलो कोई बात नहीं, ये ले लेते हैं ग्राउंड। These are the blades of windmill. If the wind flows at a velocity v perpendicular to the circle, what is the mass of the air passing through it in time t? Okay. अब ये जब ब्लेड्स होंगी, जब घूमेंगी तो कुछ ऐसा सर्कल बनेगा, यस और नो। और उसका एरिया हमें दिया गया है, कितना एरिया लेना है? कैपिटल ए। तो ये हो गया एरिया कैपिटल ए। इफ द विंड फ्लोज एट अ वेलोसिटी v परपेंडिकुलर टू द सर्कल, अगर विंड फ्लो हो रही है परपेंडिकुलर टू द सर्कल लाइक दिस, इस तरह से हवा जा रही, ठीक, परपेंडिकुलर टू सर्कल, व्हाट इज द मास ऑफ द एयर पासिंग थ्रू इट इन टाइम t? वेलोसिटी हमें दी गई है v, एरिया दिया गया है a और टाइम t। अगर इस एयर की वेलोसिटी है v, ठीक है, तो टाइम t में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी हमें मालूम है वेलोसिटी दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बनेगा वेलोसिटी इनटू टाइम, यस सर। तो आप ऐसा एक वॉल्यूम कंसिडर कर सकते हो, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बनेगा a और लेंथ बनेगी v इंटू टी। क्या ठीक? चल, क्या पूछे हमसे? व्हाट इज द मास ऑफ द एयर पासिंग थ्रू इट इन टाइम t? मास ऑफ एयर फर्स्ट केस में हमें निकालना है। मास ऑफ एयर पासिंग थ्रू सर्कल ऑफ एरिया ए इन टाइम t दैट इज इक्वल टू, चलो मास निकालना है तो एक चीज़ आपको मालूम है, क्या बनता है? डेंसिटी इंटू, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये बन जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्या ठीक? ओके, डेंसिटी, डेंसिटी हम मान लेते हैं एयर की रो। सो मास ऑफ एयर दैट इज रो इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालना है तो क्या बनेगा? वॉल्यूम दैट इज एरिया इनटू लेंथ, यस और नो? एरिया इनटू लेंथ दैट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम दैट इज एरिया इनटू लेंथ। एरिया का यूनिट क्या बनेगा? मीटर स्क्वायर। लेंथ का क्या बनेगा? मीटर। मीटर स्क्वायर इनटू मीटर, मीटर क्यूब दैट इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बनेगा क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू डिस्टेंस। चलो, तो रो एज इट इज, ए एज इट इज, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एयर इन टाइम t दैट इज v इंटू टी। तो रो ए वी टी, दिस इज द मास ऑफ एयर पासिंग थ्रू सर्कल ऑफ एरिया ए इन टाइम t। क्या ठीक? तो केस ए हमारा सॉल्व हो चुका है। केस बी पे आ जाते हैं। क्या पूछे? व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर? एयर की काइनेटिक एनर्जी निकालनी, कोई बात नहीं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर, लेट मी टेक के। क्या ले लेते हैं? के। के का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। मास हमें मिल चुका है, कितना है? 1/2 इंटू रो ए वी टी इंटू वी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा रो ए वी इंटू वी स्क्वायर, वी क्यूब टी बाय 2। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर। क्या ठीक? रो ए वी क्यूब टी बाय 2। तो काइनेटिक एनर्जी भी मिल गई। चलो थर्ड केस सी।
Assume that the windmill converts 25% of the wind's energy into electrical energy. 25% उसकी एफिशिएंसी दे दी. क्या दे दी? एफिशिएंसी. ध्यान से देखो. Assume that the windmill converts 25% of the wind's energy into electrical energy. मतलब इनपुट कौन है? विंड्स एनर्जी. कन्वर्ट किस में करेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. मतलब आउटपुट. आउटपुट बनेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इनपुट बनेगा विंड्स एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर. एंड दैट ए इज इक्वल टू 30 मीटर स्क्वायर. क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना है 30 मीटर स्क्वायर. वी दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर. चलेगा नहीं, किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर पर सेकेंड. एंड द डेंसिटी ऑफ द एयर इज 1.2 kg पर मीटर क्यूब. व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस्ड? क्या निकालना है? इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस्ड. ठीक है, कोई बात नहीं. सो हियर वी नो दैट एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर. ये सर, ये फॉर्मूला हम सीख लिए. और पावर और एनर्जी के बीच का रिलेशन क्या है? पावर दैट इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, दैट इज W/T, और एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम. तो हमारे पास एफिशिएंसी दी गई है 25%. आउटपुट जो है वो क्या है? इलेक्ट्रिकल पावर. क्या ठीक? इलेक्ट्रिकल पावर. और इनपुट कौन सा है? इनपुट कौन सा है? दैट इज नथिंग बट विंड्स एनर्जी पर यूनिट टाइम, और यू कैन से मैकेनिकल पावर. तो यहां से हमें चाहिए इलेक्ट्रिकल पावर. तो इलेक्ट्रिकल पावर दैट इज 25% ऑफ मैकेनिकल पावर. यस सर. अब ध्यान से देखो, 25% ऑफ मैकेनिकल पावर क्या बनेगा? दैट इज 25% ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम. काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम. एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड पावर. तो 25/100 ये हमारा हो गया परसेंटेज में से वैल्यू में कन्वर्ट. क्या ठीक? काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या है? ρAV³ T/2, और T तो यहाँ पे है. दिस T विल गेट कैंसल. चल मुझे बता, रो क्या दिया हुआ है? दैट इज द डेंसिटी ऑफ एयर. रो इज इक्वल टू 1.2 kg पर मीटर क्यूब. क्या ठीक? चलो फिर क्या है? एरिया. एरिया क्या दिया गया है हमें? 30 मीटर स्क्वायर. फिर क्या चाहिए? वी स्पीड. स्पीड क्या हो जाएगी? 36 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा 36 × 5/18. 18 2 जा 36, तो 10 मीटर पर सेकंड. क्या हो गई? स्पीड हो चुकी है. बाकी तो बस सब्स्टिट्यूट करें, एफिशिएंसी मिल जाएगी. तो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ. एफिशिएंसी इलेक्ट्रिकल पावर, एफिशिएंसी तो हमने ला दी है. इलेक्ट्रिकल पावर दैट इज 25/100 इंटू रो 1.2 इंटू एरिया 30 इंटू स्पीड 10³ अपॉन 2. चलो जीरो ने 10⁻², 10⁻³ विल गेट कैंसल. क्या बचेगा? 10. 2 इंटू 0.6 दैट इज 1.2. चलो तो कैलकुलेट करें. 25 × 3 क्या बनेगा? 25 × 3 बनेगा 75. तो ये हो गया 750 × 0.6. ये हो गया 7500. 25 × 30 750 × 10 7500 इंटू 6/10. जीरो ने जीरो को मार दिया. 750 × 6 करेंगे तो ये बनेगा 750 × 6 4500. यस सर. तो इसे हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल पावर दैट इज इक्वल टू 4.5
इंटू 10⁻³ वाट। मतलब इसे ये भी बोला जा सकता है 4.5 किलोवाट। क्या बोला जा सकता है? 4.5 किलोवाट। Assume that the windmill converts 25% of the wind's energy into electrical power. Electrical power obtained will be 4.5 किलोवाट। क्या मिलेगा? 4.5 किलोवाट। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिकल पावर मिल चुका है जो हमें ऑब्टेन करना था। तीनों केस हमने सॉल्व कर लिए हैं। क्या बढ़िया, समझ में आ रहा है? एकदम परफेक्ट। लिखना है, जल्दी से लिख लो। आइए अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 6.23। एक्सरसाइज न्यूमेरिकल नंबर 6.23। आप देखोगे आज के न्यूमेरिकल ही अलग अलग है कि नहीं? डिफरेंट तरह के न्यूमेरिकल आ रहे हैं। कॉन्सेप्ट वही है, पावर का ही कॉन्सेप्ट लगाना है, पर लगाना कैसे वो इम्पोर्टेंट है। अ फैमिली यूजेस 8 किलोवाट ऑफ पावर। कितना यूज कर रही है फैमिली? फैमिली यूजेस 8 किलोवाट ऑफ पावर। इतना पावर यूज करती है फैमिली। कौन सा पावर? इलेक्ट्रिकल पावर। हम तो घर में कौन सा पावर यूज करते हैं? इलेक्ट्रिकल पावर। A direct solar energy is incident on the horizontal surface at an average rate of 200 watt per square meter। ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस ले लेते हैं, क्या ठीक? और इस पे मान लो लगाई हुई है सोलर पैनल, क्या ठीक? और सोलर एनर्जी जो आ रही है, डायरेक्ट सोलर एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस एट एन एवरेज रेट ऑफ 200 वाट पर स्क्वायर मीटर। 200 वाट पर मीटर स्क्वायर पर एरिया। दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इंसिडेंट इन 1 सेकेंड, राइट? इफ 20% ऑफ दिस एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब जितनी एनर्जी आई है उसमें से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो मिलेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, that is the 20% of solar energy। If 20% of this energy can be converted to useful electrical energy, how large an area is needed to supply 8 kilowatt? कितना एरिया चाहिए कि कितना पावर मिले? 8 किलोवाट। 1 मीटर स्क्वायर में एनर्जी कितनी आ रही है? 200 जूल इन 1 सेकेंड, राइट? इन यूनिट टाइम एनर्जी, और यू कैन से सोलर एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया, that is 200 watt। solar energy incident per unit area 200 watt। then electrical energy per unit area will be 20% of 200 watt। yes or no? 20% of 200 watt। 20% of 200, 20% को हम कन्वर्ट करें वैल्यू में तो 20/100 इंटू 200। जीरो ने जीरो को मार दिया, यस और नो? क्या ठीक? 20 इंटू 2 40 watt। So electrical energy obtained per unit area, that is 40 watt। So we can say that electrical energy 40 watt requires 1 meter square area। Then electrical energy 8 kilowatt
8 kilowatt requires what amount of area? So area A is equal to 8 into 10 raised to 3 upon 40, right? So this can be written as 8 by 4, that is 2. 2 into 10 raised to 2, 200 meter square. This much area is required. Yes or no? क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है? 40 वाट। चाहिए कितनी? 8 किलोवाट। तो कितना एरिया होना चाहिए टोटल? 200 मीटर स्क्वायर। क्या ठीक? चलो, तो केस ए जो है वो सॉल्व हो चुका है। केस बी पे आ जाएं तो क्या पूछ रहे हैं केस बी में? कंपेयर दिस एरिया टू दैट ऑफ द रूफ ऑफ अ टिपिकल हाउस। टिपिकल हाउस जिसकी फ्लैट रूफ हो उससे कंपेयर करना है इसका एरिया। तो कंपेयर करें तो ये बन रहा है 200। अगर स्क्वायर कंसीडर करूं, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ सेम कंसीडर करें तो 14 बाय 14 बनना चाहिए, अराउंड 196 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 15 बाय 15 ज़्यादा हो जाएगा, 13 बाय 13 कम होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कंपेरेबल टू द रूफ ऑफ typical house with dimension 14 meter by 14 meter, राइट? 14 by 14 इससे कंपेयर किया जा सकता है। क्या ठीक? तो यहाँ पे न्यूमेरिकल जो है वो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करने से सॉल्व हो जाएंगे नहीं, जैसे पावर का फॉर्मूला लगा दिया वर्क अपॉन टाइम, ऐसे न्यूमेरिकल्स नहीं, थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा तभी ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकते हैं। तो आज का लेक्चर बहुत ही मज़ेदार रहा। 3 एक्सरसाइज न्यूमेरिकल हम लोगों ने सॉल्व किए। अब आप लोगों के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो आप लोगों के लिए एक न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 6.5 जो आप लोग अपने आप से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ तक अगर पढ़ा है अच्छे से तो आप लोग एक्सरसाइज न्यूमेरिकल नंबर 6.5 आप लोग अपने आप सॉल्व कर सकते हो। लिखना है, लिखने के लिए समय दिया जाएगा, पर यहाँ पे मैं लेक्चर को स्टॉप करता हूँ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीपक सर के साथ पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।